आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से करीब 30 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में सुविधा की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए उतारू रहते थे। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई नामो निशान तक नहीं थी। लोग रात के समय लालटेन के सहारे अपना जीवन गुजारा करते थे। हमारे गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था, जो इतना खड़ूस था कि अगर उसका बस चले तो अपने घर के ऊपर पंछी तक को उड़कर जाने ना दे। रहता तो वो अकेले था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर वो अपने घर में इंसान तो दूर परिंदा तक को भी घुसने नहीं देता था। उसके इस बर्ताव के कारण लोग न उसे पसंद करते थे और न ही कोई उससे बात करना चाहता था। मेरा घर उसके बगल में था, मगर मेरे से भी उसकी कुछ खास नहीं पड़ती थी। खैर, एक रात ठीक 8 बजे मैं खाना खाने बैठा ही था, तभी मेरा दोस्त मोहन मुझे बाहर से आवाज लगाकर बुलाने लगा। मैं उसकी आवाज सुनकर निकलकर बाहर आया तो मोहन ने कहा, अरे राजू, जल्दी चल, बिरजू काका चल बसे। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने उन्हें देखा था। तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, उन्हें क्या हुआ था और कब हुआ ऐसे? जिस पर मोहन ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, तब सब पता चल जाएगा, तू जल्दी चल मेरे साथ। जिसके बाद मैं अपने खाने की प्लेट को एक पतीले से ढककर मोहन के साथ चलता बना। बिरजू काका के यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पर मेरे और 2 दोस्त, गांव के 3-4 लोग भी वहां मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और इनका शरीर पूरा ठंडा हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये 3-4 घंटे पहले ही मर चुके हैं। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है, भला मौत को कौन टाल सकता है। जिसके बाद हमने बिरजू काका के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। हमने काफी सारे गांव वालों को भी शमशान आने को कहा, मगर उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद हमने तय किया कि हम 6 जन मिलकर ही बिरजू काका के अंतिम संस्कार करेंगे। पहले बिरजू काका चाहे कैसे भी इंसान हो, मगर उनके मर जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम ही उनका अंतिम संस्कार करें। खैर, हमने सारी तैयारी कर ली और उनकी डेथ बॉडी को लकड़ी के बनाए उस अर्थी पर सुला दिया और ठीक रात के 9:30 बजे तक हम 6 लोग उस अर्थी को कंधे पर लेकर शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे घर से शमशान थोड़ी दूरी पर था, तो वहां पहुंचने में हमें करीब आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। रात का समय होने के कारण हमने 2 लालटेन भी साथ में रख लिया था, ताकि हमें हल्की रोशनी मिल सके। अभी हम अंधेरे से घिरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही बिजली कड़कने लगी, मानो अब काफी तेज बारिश आने वाली हो। बिजली कड़कने की आवाज सुनकर मेरे एक दोस्त प्रसाद ने कहा, यार, बिरजू ने तो जीते जी हमें काफी तंग किया और अब मरने के बाद भी हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। हम जिस रास्ते पर अभी आगे बढ़ रहे थे, उस रास्ते पर छिपने की कोई भी जगह नहीं थी, जिस कारण हम भीगते हुए ही शमशान की तरफ आगे बढ़ते रहे। बारिश इतनी तेजी से बरस रही थी कि उसकी आवाज से अभी थोड़ी देर पहले तक जो सन्नाटा इस रास्ते पर छाया हुआ था, वो चूर चूर हो गया और साथ ही बारिश के कारण हमारे दोनों लालटेन भी बुझ गए। अभी लालटेन को दोबारा जलाने का कोई फायदा नहीं था,
क्योंकि लालटेन के जलाते ही वापस बारिश की वजह से बुझ जाएगी। खैर हम किसी तरह बारिश में भीगते हुए शमशान पहुंचे तो वो शमशान तेज बरस रही बारिश में काफी भयानक दिख रहा था। हम जैसे ही शमशान के अंदर आए तो मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलकर कि वहाँ अभी कोई था उस पेड़ के नीचे। उसने जिस पेड़ की तरफ इशारा किया तो मैंने अपनी निगाहें उधर घुमाई, जहां मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा। जिस पर मैंने मोहन से कहा, पागल पागल हो गया क्या तू? अभी भी तेरी आदत नहीं गई डरने वाली? इस पर मोहन ने कहा, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मोहन की यह बात सुनकर हम जोर जोर से हंसने लगे। सच में मोहन काफी डरपोक लड़का है और पता नहीं कैसे वो इतनी रात को शमशान आने के लिए मान गया। खैर हमने अर्थी को शमशान से बहने वाली नदी के किनारे उतार दिया ताकि लंबे लंबे पेड़ों के कारण लाश बारिश में भीगने से बच सके, और खुद हम बगल में बने एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम बारिश के कारण चिता में आग कैसे दें, लिहाजा हम बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। मगर काफी समय के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने गांव से आए उन दो बाकी लोगों से कहा, एक काम करिए, हम 4 लोग यहीं रुकते हैं, आप 2 लोग जाकर लकड़ियों का बंदोबस्त करिए ताकि बारिश रुकते ही हम काम को आगे बढ़ा सकें। मेरे इतना बोलते ही उन दोनों आदमियों ने अच्छा ठीक है बोलकर लकड़ियां लाने चले गए। अभी उनके गए हुए करीब 5 मिनट हुआ ही था कि तभी वापस से मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर इस बार वो उस लाश की तरफ इशारा करके चिल्ला रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा, वो लाश अभी हिला, ध्यान से देख। फिर हम तीनों ने जब अपनी निगाहें उस लाश की ओर घुमाई तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। जिस पर इस बार मैंने चिल्लाकर मोहन से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीकर आया क्या तू? और अगर दोबारा तूने ऐसे फालतू बोला ना तो हम लोग तुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। अभी हम बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रसाद उठकर चिल्लाते हुए बोला, सच में यार वो लाश हिल रही है। हमने तो उसे पानी के ऊपर रखा था, मगर अब देख वो काफी नीचे खसक चुका है। उसके दोनों पैर पानी में डूब चुके हैं। मैंने भी जब देखा तो हाँ, सच में वो लाश हिल रही थी और मोहन सच ही बोल रहा था। मैंने ये बोलने के लिए जैसे ही मोहन की तरफ देखा तो मोहन डर से कांप रहा था। उसे इस तरह से डरता हुआ देख मेरे सबसे साहसी दोस्त अजय ने कहा, अरे डरो मत, वो लाश नदी के बहाव से हिल रही है, रुको मैं उसे खींचकर ऊपर लाता हूँ। और इतना बोलकर अजय उस लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। लाश के पास पहुंचकर अजय ने उसे ऊपर खींचने लगा, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी अजय उस लाश को खींच ही रहा था कि तभी उस लाश ने उल्टा एक झटके से अजय को पानी में खींच लिया। ये देखकर हम तीनों डर से कपकपाने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी अजय ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हम अपने दोस्त को इस तरह से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। हम तीनों भी भागकर पानी में उतरे और अजय को खींचने लगे, मगर हम चारों की शक्ति उस लाश के आगे बेबस थी। वो लाश हमें खींचकर गहरे पानी की ओर ले जा रही थी कि तभी वहां लकड़ी लाने गए गांव के वहां 2 लोग आ पहुंचे, जिन्होंने हमें खींचकर बाहर निकाला, मगर वो भूतिया लाश पानी में ही डूब गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। पिताजी का देहांत हो जाने के बाद उनका लिया हुआ सारा कर्जा मेरे सर पर आ गया, और क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा था तो सारी जिम्मेदारी भी। हालांकि मैं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा था, मगर उन कामों का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। आज चालू तो कल बंद। ऐसे में मुझे तलाश थी एक मजबूत टिकाऊ नौकरी की। ऐसे ही एक शाम मैं घर पर बैठा लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त किशोर था। किशोर जो कि पहले गांव में रहा करता था, पर शहर में बढ़िया नौकरी मिल जाने की वजह से वो अब शहर में सेटल हो गया है। खैर, किशोर मुझसे मिलने आया था। हमारे बीच बातचीत शुरू हुई, जिस दौरान मैंने उसे अपनी पूरी परेशानी बताई तो मेरी बात सुन किशोर बोला, एक काम कर, तू कल मेरे साथ शहर चल, वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। किशोर की बात सुन मैं काफी खुश हुआ। अगली सुबह हम लोग शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। चूंकि शहर हमारे गांव से थोड़ा दूर था तो पहुंचते पहुंचते शाम होना तय है। बहरहाल ठीक शाम के 7 बजे हम लोग ट्रेन से उतरे और किशोर के क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में किशोर ने मुझसे कहा, देख एक काम तो है पर थोड़ी परेशानी है, कर पाएगा? इस पर मैंने कहा, कैसी परेशानी? तब किशोर ने बताना शुरू किया, दरअसल एक घर है, तुझे हर रात वहां पहरेदारी करनी है, पर लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो घर भूतिया है, इसलिए वहां कोई पहरेदार नहीं रहे। पर अगर तू ये काम कर पाएगा तो तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था तो मैं तुरंत ही राजी हो गया। अगले दिन किशोर मुझे अपने मालिक के पास ले गया। किशोर के मालिक ने मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे काम पर रख लिया। ये इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था, पर साथ ही साथ किशोर के मालिक ने मुझे एक चेतावनी भी दी, देखो कुछ भी हो जाए पर तुम उस घर के अंदर मत जाना। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होगी। आज रात से ही काम पर लग जाओ। काम मिलने से मैं काफी खुश था, पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर जब तय किया है तो ये काम करूंगा। रात 10 बजे से थोड़ा पहले ही मैं उस घर के पास पहुंच गया। ठंड का मौसम था और चारों तरफ कोहरा पसरा हुआ था। उस घर के बाहर एक छोटा सा बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं उसी बेंच के ऊपर बैठ गया। हवाएं काफी तेजी से चल रही थीं। ऊपर से चारों तरफ खुला होने की वजह से ठंड थोड़ी ज्यादा ही लग रही थी। हालांकि मेरे पास एक चादर था, पर वो उस जमा देने वाली ठंड के लिए काफी नहीं था। खैर, मैं बेंच पर बैठा रहा। मैंने यूं ही बैठे बैठे एक नजर घुमाकर टॉर्च की रोशनी में उस घर को देखा। वो घर काफी बड़ा और काफी पुराना मालूम पड़ रहा था। मुझे किशोर की एक और बात खटक रही थी कि यहाँ तो भूत प्रेत जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, फिर लोग यहाँ आने से क्यों डरते हैं? वहां उस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल। भूत से तो नहीं, पर मुझे उस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा लग रहा था। यूं ही उस बेंच पर बैठे बैठे 10 से 11 और 11 से 12 बज गए। मुझे काफी नींद आने लगी। कुछ देर तक तो मैं जगे रहने की कोशिश करता रहा, मगर फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई आवाज लगाकर किसी को बुला रहा हो। मैं अपनी जगह पर से उठकर बैठ गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा।
वो आवाज घर के भीतर से आ रही थी। मैं थोड़ा अकबका गया कि भला घर के भीतर से आवाज कैसे आ सकती है, जबकि घर में तो कोई रहता ही नहीं है। एक बार को मैंने सोचा कि अंदर जाकर देखता हूं, मगर फिर मालिक की कही गई बात याद आ गई। उन्होंने अंदर जाने से सख्त मना किया था। कहीं ना कहीं मुझे अब डर भी लगने लगा था, पर फिर मैंने सोचा हो सकता है अंदर कोई चोर हो। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे के पास जाकर जैसे ही हाथ मारना चाहा कि वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा और मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शायद ठंड काफी बढ़ गई है, यही सोचकर मैं आगे की तरफ जाने लगा। वो घर बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से और भी ज्यादा बड़ा था। खैर, मैं आगे बढ़ता गया। वो आवाज घर के अंदर से ही कहीं से आ रही थी। अभी मैं उस घर के हॉल रूम में पहुंचकर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक खुले हुए कमरे के दरवाजे पर गई, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचा और जब अंदर झांका तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस कमरे में एक आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था और उसके सामने की तरफ, यानी मेरे नजरिए से उसके पीछे एक टेबल पर एक आदमी लेटा हुआ था। मुझे वो आदमी भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा जरूर ये कोई चोर है, जिस वजह से मैंने उसे हड़काते हुए कहा, कौन है वहां पर? मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और उसके हाथों में इंसानी मांस था। इतने में ही मैंने जब उसके पीछे लेटे हुए उस आदमी की ओर देखा तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर फड़ा हुआ था और शायद उसी का मांस उस आदमी के हाथों में था। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे गिर गया। धीरे धीरे वो आदमी अब मेरी ओर बढ़ने लगा था। खून से सने उसके लाल चेहरे के बीच सफेद चमकती उसकी आंखें मुझे लगातार घूरे जा रही थी। जैसे तैसे मैं उठकर खड़ा हुआ और दौड़ते हुए घर से बाहर की ओर भागने लगा। शायद वो पिशाच भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रहा था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी किसी चीज से पैर टकराने की वजह से मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर खड़ा हो सकूं। मैं वहीं पड़े पड़े पीछे पलटा तो वो पिशाच ठीक मेरे पीछे ही खड़ा था। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाकर मेरी ओर आने लगा। मैं समझ चुका था कि आज ये मेरी आखिरी रात होने वाली है और मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पिशाच एकदम से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन जब होश आया तो मैं सीधे भागकर उस घर से बाहर निकल आया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र किशोर से किया तो उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक मर्डर हुआ था। कहते हैं कि तब से जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। साथ ही किशोर ने ये भी कहा कि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट है, इसलिए उस पिशाच ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उस रात मेरी जान तो बच गई,
मगर मैंने वो काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।